चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिवीज़न के लिए हम कितने मेथड यूज़ करेंगे। दो पॉलिनोमियल हमको डिवाइड करना है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, या एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। दोनों पॉलिनोमियल ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग कितने मेथड से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का दिया हुआ है। ये थोड़े से एग्जांपल मैं बोर्ड में ले रहा हूँ, आपके बुक के ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जैसे ये पहले टाइप का क्वेश्चन देखो ना, इसमें समझना, इसमें पहला पॉलिनोमियल जो डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो डिवाइड करने वाला है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। अभी मैं ये डिटेल से लिखूंगा, अभी समझिए ना। देखिए क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि डिविडेंड और डिवाइज़र, क्या दोनों में आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है। कॉमन चीज़ से मेरा मतलब है क्या कोई फैक्टर नज़र आ रहा है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, सेम चीज़, कॉमन चीज़ अगर है तो कॉमन निकाल के सॉल्व कर दीजिए, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिवीज़न से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन निकाल के कटा पिटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, सेम चीज़। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लो। देखो डिनोमिनेटर में 3x है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, दोनों टर्म में 3x है। ये 18x स्क्वायर है, इसमें भी 3x है। ये 9x है, इसमें भी 3x है। कैसे? देखो ना, जो चीज़ डिनोमिनेटर में है सेम वही चीज़ हम यहाँ सारे टर्म में ढूंढेंगे। जैसे मैंने कहा इसमें भी 3x है, ऊपर वाले में है 3x में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 18x स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले x देखो, x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x स्क्वायर बन जाए, एक x इंटू x स्क्वायर। 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 18 बन जाए, तो आंसर है 6। तो 18x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई है, 6x इंटू 3x, ये 18x का हो गया। फिर ये प्लस 9x में भी 3x है, देखो मैं इसको 3x लिखता हूँ, 3x मल्टीप्लाई 3x में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 9 बन जाए। x तो है, x को तो छेड़ने नहीं है, x को रहने दो। 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो 9 बन जाए, तो आंसर है 3। तो देखो ना 3 इंटू 3x कितना होता है, 9x। तो यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, नीचे तो 3x दिया ही है ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मल्टीप्लाई टर्म नहीं बनाता, ये एक ही टर्म माना जाएगा, ये एक ही टर्म माना जाएगा। ये बीच में प्लस है तो प्लस इसको एक टर्म बना देगा, इसको एक टर्म। अब देखो दोनों टर्म में 3x है, यहाँ भी यहाँ भी, तो 3x दोनों जगह से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3x हमने कॉमन निकाला, तो अगर ये बाहर चला गया तो इस टर्म में कौन बचा, ये चला गया तो यही बचा 6x। फिर ये प्लस, यहाँ से 3x निकल गया तो सिर्फ कौन बचा, 3 ये, और नीचे क्या है 3x। अब देखो ऊपर 3x नीचे 3x, दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा 6x प्लस 3 एंड दिस इज आंसर। ये आंसर कैसे निकाला मैंने, तो आंसर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको सेम क्वांटिटी मिल गई। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है सेम वही चीज़ हमने ऊपर के हर टर्म में कॉमन ढूंढ लिया। अगर कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल के कैंसिल करा दो, जो बचा आंसर आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन निकाल के सॉल्व करना या फैक्टराइज करना, ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी देखिए ये सेम वही एग्जाम्पल है, इनको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, ये पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, डिवीजन बाय फैक्टराइज, यानी फैक्टर बना लेना। इसमें भी 3x था, इसमें भी 3x था, 3x कॉमन निकल गया, यानी फैक्टर कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, ये बचा, इसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे। सेम चीज़ यहाँ भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ अभी सॉल्व करने का। ठीक है, एक तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। चलो एक मेथड और हम डिस्कस करते हैं इस पर, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना, यहीं पर देखना छोटा सा, देख लो, फिर बाद में बात करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, नहीं इसको मैं वहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये जगह मुझे चाहिए, उधर लिख देता हूँ इसको मैं ना। देखना 18x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। एक मेथड अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप कोई चीज़ कॉमन निकाल लोगे तो ऐसे सॉल्व कर दो, कॉमन निकाल के। डिवीज़न हो गया, ये डिवीज़न हो रहा है भाई ना, डिवीज़न हो गया। दूसरा, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा कोई भी चीज़, प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कॉमन कैसे निकालें,
फैक्टर कैसे बनाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो 18x² + 9x के नीचे 3x है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर किसका है, तो आंसर है इसका है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 3x है और इसका भी डिनोमिनेटर 3x, दोनों का 3x माना जाएगा डिनोमिनेटर, तो हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं। हम इसको लिख देंगे 18x², इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 3x प्लस 9x के नीचे भी 3x, क्योंकि दोनों का कॉमन ही तो 3x था ना। अब दोनों को अलग अलग कटा पिटा दो, अगर कटता है तो। नंबर को काटा, 3 से हमने टेबल पढ़ा कितने टाइम, 6 बार। हाँ, एक x को ख़त्म कर दिया, एक x बचा, प्लस 3 से 3 टाइम हमने टेबल पढ़ा, ये आया 3, x ख़त्म हो गया, ख़त्म, ये आ गया आंसर 6x + 3। ये देखो 6x + 3। तो चाहे कॉमन निकाल के सॉल्व कर लो, चाहे डिनोमिनेटर है तो जितने टर्म ऊपर है हर टर्म के नीचे वही डिनोमिनेटर लगा दो, क्योंकि सभी का कॉमन डिनोमिनेटर होता है वो, हर एक टर्म में लगा दो, सब कैंसिल होंगे, कुछ ना कुछ बचेगा, वो आंसर होगा, कट पिट गया, डिवाइड हो गया। ये डिवीज़न का एक मेथड है। ठीक, इसी तरह यहाँ देखो, हम चाहें तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको दिखाता हूँ। पहला तरीका देखो ना, डिनोमिनेटर में क्या है 4x, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ऊपर भी हर जगह 4x मिल जाए, ताकि 4x कॉमन निकले और इसको कैंसिल कर दे, तो जो बचेगा वो आंसर होगा। तो देखो इसमें 4x² है कि नहीं, ये 4x² है, तो यहाँ भी 4x² खोजो, यहाँ भी खोजो, यहाँ भी खोजो, हमको हर जगह दिखता है 4x²। देखो ना 4x², इसमें है कि नहीं, x² को x⁴ बनना है तो कितना मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, x⁴ या अब मैं इतना डिटेल से नहीं लिखता, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, आप लोग क्लास 10th में हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ। देखो यहाँ x⁴ है, तो x⁴ में x⁴ है कि नहीं है, 2 है तब ना, 2 के बाद 3 और 4 बना, तो 4 है तो 2 है इसके पास पहले से 4 के अंदर, 3 में भी 2 है कि नहीं, x⁴ है तो कैसे बना होगा, x⁴1 x⁴1 x⁴1, 3 बार x पावर 1 1 1 जुड़ गए मल्टीप्लाई में, तो x⁴ बन गया, तो इसके पास भी x⁴2 है, ये तो पहले से x⁴2 है, तो x⁴2 हमको सब में से कॉमन दिख गया, निकल गया। ठीक, अब देखो यहाँ भी 4 है, इसमें भी 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, ये 4 × 3 12, ये 4 × 2 8, तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 निकल गया, x⁴2 निकल गया, तो 4 चला गया, 4 खत्म, x⁴2 चला गया, तो यहाँ और क्या बचा, x⁴2 चला गया, x⁴4 है ये, तो x⁴2 बचा कि नहीं बचा, देखो x⁴2 × x⁴2 कितना होता है, x⁴4 प्लस यहाँ से 4 बाहर चला गया, तो इसमें कितना बचा, 12 में 4 × 3 12 होता है, तो 4 चला गया, तो 3 बचा, 3 और x⁴2 भी निकल गया बाहर, तो क्या बचा, x⁴1 करके देख लो मल्टीप्लाई, x⁴2 × x⁴1 कितना होता है, x⁴3 होता है। ओके, इसी तरह से यहाँ से 4 × 2 था, 4 बाहर चला गया, तो कितना बचा, 2 और x⁴2 भी बाहर चला गया, ये हमने कॉमन निकाल लिया। ये यही चीज़ है जो मैं ऐसे लिख रहा था, मैं ये स्टेप खा गया, डायरेक्ट मैं इस स्टेप पे आ गया, और आपको भी ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब नीचे 4x⁴2 है जो कि इससे कैंसिल हो जाएगी, और आंसर क्या बचेगा, x² + 3x + 2, दिस इज आंसर। अगर मैं इस मेथड से इसको करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, हम क्या करेंगे, देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, इस पूरे न्यूमरेटर के लिए ये अकेला डिनोमिनेटर है, तो यही डिनोमिनेटर इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, हम हर एक में इसको बांट देते हैं। देखना ना, 4x⁴ के नीचे भी हमने 4x² लगा दिया, प्लस 12x⁴3 के नीचे भी हमने 4x² लगा दिया, प्लस 8x⁴2 के नीचे भी हमने 4x² लगा दिया, कॉमन डिनोमिनेटर लग जाएगा। अब देखो 4 4 कैंसल, x² को खा गया, तो एक x² बचेगा, प्लस 4 3 जा 12 और x², एक x² को कैंसिल कर दिया, एक x बचा यहाँ क्योंकि ये 3 है, 4 2 जा 8 और x² कैंसिल, ये आ गया आंसर। मिला लो, x² + 3x + 2 मिला लो। तो दोनों मेथड से आप करिए, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के सॉल्व करना, इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगा
जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, अभी देखो क्या हो रहा था, न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म थे, इसमें 2 टर्म मैंने लिया, इसमें 3 टर्म मैंने लिया। तो न्यूमरेटर में चाहे जितने टर्म हो उससे रोना नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में यहाँ कितने टर्म थे, सिंगल सिंगल। तो हम क्या कर रहे थे, इसके नीचे भी इसको लगा ले रहे थे, इसके नीचे भी लगा ले रहे थे, इसके नीचे भी ये, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, सिंगल था। लेकिन रोना कब होगा, जब ये आएगा। डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म आएंगे, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, बीच में माइनस है। एक से ज़्यादा टर्म जब डिनोमिनेटर में आएगा तब तमाशा शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अब आप न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से कोई चीज़ कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं? जब कॉमन निकलता है तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब यहाँ देखो, ये ऐसा न्यूमरेटर है जिसमें x - 2 x - 2 x - 2 नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते। तो आप यहाँ पर फिर फैक्टराइजेशन का मेथड लगा के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ आया? इसलिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर हमारा अगला मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और इस मेथड पर हमको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं इस तरह के। समझ रहे हैं ना? अगर हमको लगेगा कि हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, फैक्टर बना ले रहे हैं, तो हम फट से सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं फैक्टर नहीं बना पा रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। या एक मैं इसमें और छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन होता। किस तरह का? ये जैसे x² - 9 डिवाइडेड बाय x + 3 कितना आएगा, सॉल्व करो। तो मैं चाहूँ तो इसको मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर लूँ, या मैं चाहूँ तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लूँ। आप देखो इसमें डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है। अभी मैं बात कर रहा था ना 2 टर्म, तो 2 टर्म है तो फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन से। लेकिन कुछ केस ऐसे आएंगे जिसमें आप फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ऊपर वाला टर्म देखो, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। ये क्या है, x² - 9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² - 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है ना। और नीचे क्या है, x + 3। देखो मैं फैक्टर बना सकता हूँ तो फैक्टराइजेशन लग जाएगा। ठीक है? ये देखो x² - 3²। एक फॉर्मूला याद करिए, आप लोग क्लास 9th 8th में पढ़ के आए हैं, a² - b²। क्या होता है, a² - b², फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो ये है a² - b²। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे a + b और एक बार a - b, और नीचे क्या है, ये। ठीक है, लिख सकते हैं फॉर्मूले से। तो x + 3 ऊपर, x + 3 नीचे, कैंसिल। आंसर क्या बचा, x - 3। ये आंसर हो गया। तो ये तो सॉल्व हो गया फैक्टराइजेशन से। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का फॉर्मूला मुझे आता है, इसको मैं फैक्टराइज कर ले रहा हूँ। ये इसका फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइज हो गया। तो अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके सॉल्व कर ले रहे हो तो फिर इस मेथड से डिवाइड कर दो, ईजिली हो गया, ये आंसर आ गया। दिस इज क्वोशेंट। डिवाइड करने के बाद जो बनता है वो क्वोशेंट कहलाता है। लेकिन अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन नहीं निकाल पा रहे हो, या इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, जैसे मैं फॉर्मूला लगा के इसको फैक्टराइज कर लिया हूँ, इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर फैक्टराइजेशन का मेथड काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए अब जब फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें ना तो कॉमन निकल सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ना किसी का फैक्टर बन सकता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को डिवाइड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक बात? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझिए ना। तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूँगा, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, या हम लोग इसके ट्राई दिस के क्वेश्चन जो पेज नंबर 3 में दिखे हैं, पहले हम ट्राई दिस सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी दौड़ाना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है वो समझ लो पहले ध्यान से, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी कहानी। ठीक है? जैसे मान लो एक नंबर है 35 और इसको मुझे डिवाइड करना है मान लो 2 से। ध्यान से समझना, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ।
तो डिवाइड करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये हम लोग इस चैप्टर में इस तरह से नोटेशन बनाएंगे डिवाइड करने के लिए। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे करते आए हो आप लोग डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लो, ज़्यादा आसान है। ठीक है, इधर मैं लिखूँगा डिवाइड करने वाले को, मान लो ये 2 है, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 35 को। समझाने के लिए अभी छोटे छोटे नंबर से हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बड़े बड़े पॉलिनोमियल को ऐसे ही डिवाइड किया करेंगे। जो डिवाइड होने वाला होगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो डिवाइड करने वाला होगा उसको यहाँ लिखेंगे, जो चीज़ आएगी क्वोशंट यहाँ लिखेंगे, जो बचेगा रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए कि मेथड क्या है वो समझिए। तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूँ, 2 कितनी बार पढ़ना है, 2 1 जा मान लो पढ़ लेते हैं ना, 2 1 जा 2, कितना आया 1 5, 2 7 जा 14, माइनस कर रहे हैं भाई ना, फिर से ये कितना आ गया 1, नीचे 1 बचा। ठीक है, 2 17 जा 34 होता है तो 1 बचा। अच्छा, अब इसका नाम देखो ना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये जो चीज़ है जो डिवाइड हो रही है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और यहाँ पर जो चीज़ मिलती है इसको बोलते हैं क्वोशंट। ये सब नाम आपको याद रखना है। और यहाँ अगर कुछ बच गया, बचे या ना बचे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये चीज़ समझे आप, क्वोशंट ये डिवाइजर, डिवाइड करने वाला डिवाइजर, डिवाइड होने वाला डिविडेंड, और डिवाइड होने से जो रिजल्ट मिलता है क्वोशंट। और अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाया तो कुछ बचेगा, रिमाइंडर। और अगर ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता तो ये कितना आता, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये होगा कि डिवाइजर ने डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिवीजन हो गया। लेकिन अगर कुछ बच गया रिमाइंडर, इसका मतलब है डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया है, तभी कुछ ना कुछ बचा है। बात समझे? अच्छा, अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर, इसका एक रिलेशन होता है जो आप अक्सर जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं और आप सबको पता है। मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि डिविडेंड जो है, ध्यान से देखना ना, ये हम आगे बहुत यूज करेंगे। डिविडेंड किसके बराबर होता है? ये डिवाइजर और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। डिवाइजर और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ध्यान से देखो, डिविडेंड ये डिवाइड होने वाला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट, और अगर कुछ बचा है रिमाइंडर तो उसको जोड़ देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे ही हम पहला एक्सरसाइज क्रॉस करेंगे वैसे ही हमारा पहला थ्योरम आएगा, रिमाइंडर थ्योरम, और वो रिमाइंडर थ्योरम हम इसी से बनाएंगे। ये आपको याद रखना है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठा लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे थ्योरम बनेंगे, रिमाइंडर थ्योरम भी, फैक्टर थ्योरम भी। समझ गए ना? और अभी पहले एक्सरसाइज में इसका यूज़ होगा, एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी। तो इसको दिमाग में बिल्कुल पक्का बैठा लो, चिपका लो फेविकॉल लगा के। ठीक है, आगे हम इसके फिर सिंबल भी बना लेंगे। डिविडेंड को हम P ऑफ X से दिखाएंगे, डिवाइजर को G ऑफ X से दिखाएंगे, क्वोशंट को Q ऑफ X से दिखाएंगे, रिमाइंडर को R ऑफ X से दिखाएंगे। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लेते हैं। मैं डिविडेंड को P ऑफ X से दिखा रहा हूँ, डिवाइजर को मैं लिखूँगा G ऑफ X, ये हम आगे सीखेंगे। और क्वोशंट को हम लिखेंगे Q ऑफ X, और रिमाइंडर को हम लिखेंगे R। तो इसमें सिर्फ R ही लिखो, X मत लगाओ। ये इसका जनरल नोटेशन हो जाएगा। तो P ऑफ X मैं किसके लिए यूज़ करूँगा? डिविडेंड के लिए, G ऑफ X डिवाइजर के लिए, Q ऑफ X क्वोशंट के लिए, और R रिमाइंडर के लिए। तो ये याद रखोगे। अब मान लो मिसाल के तौर पर, अगर क्वेश्चन मेरे को इसमें कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है? 4। ध्यान से देखना, डिविडेंड 1, डिवाइजर 2, क्वोशंट 3 और रिमाइंडर 4। 4 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। इन 4 चीज़ों में कोई 3 चीज़ मुझे बता दी जाए तो चौथी चीज़ मैं निकाल लूँगा कि नहीं? है ना? ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों में आएंगे। ध्यान से समझना, 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई 3 बता दिया जाए तो एक आप निकाल लोगे कि नहीं?
मान लो मैंने आपको डिवाइज़र बता दिया, कोशेंट बता दिया, रिमाइंडर बता दिया, तो डिविडेंड आप निकाल लोगे कि नहीं? निकाल लोगे। कैसे? डिवाइज़र की वैल्यू यहाँ रखोगे, कोशेंट की वैल्यू यहाँ रखोगे, रिमाइंडर वहाँ रखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसमें रिमाइंडर जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा? वही डिविडेंड बन जाएगा। या मैं आपको डिविडेंड बता दूं, डिवाइज़र बता दूं, रिमाइंडर बता दूं, कोशेंट पूछूं, तो निकाल लोगे ना? निकल जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब इतना करने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग डिवीज़न आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ये चेक करने के लिए पेज नंबर 3 में जो ट्राई दिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो 2-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमको पता चले कि हमसे डिवीज़न बनने लग गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्राई दिस का क्वेश्चन इसी के साथ शामिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम्पल सीरीज शुरू करेंगे और एक्सरसाइज की सीरीज शुरू करेंगे। नोट कर लें यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 3 में जो हमको ट्राई दिस के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि डिवीज़न कैसे करना है स्टार्टिंग में, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय 2x। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी बना सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे शुरू में कि अगर कॉमन फैक्टर निकाल के हम बना सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, तो उससे बना लें। तो मैं कोशिश करूँगा पहले इसको फैक्टराइजेशन से बनाने की। ठीक है, दिस इज़ 12x टू द पावर 3 ना 2x है, ये 2x टू द पावर 3 प्लस 12x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x। ज़रा देखो क्या हम इसको ईजिली बना सकते हैं? आंसर है हाँ। हम चाहें तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 2 तो एटलीस्ट कॉमन निकल जाएगा ना, या x भी निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल के चाहो तो बना लो, या हम चाहें तो इसको कैसे बना सकते हैं, इसके नीचे भी 2x लगा दें, इसके नीचे भी लगा दें, इसके नीचे भी लगा दें। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। 2x टू द पावर 3 के नीचे भी मैंने 2x लगा दिया, प्लस 12x के नीचे भी मैंने 2x लगा दिया, प्लस 6 के नीचे भी मैंने 2x लगा दिया। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, एक x को कैंसिल कर दिया, तो ऊपर में x स्क्वायर बचा, प्लस 2 6 जा 12 और x कैंसिल हो गया, प्लस 2 3 जा 6 और नीचे x बचा, सो दिस इज 3/x। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3/x और प्लस 6। ये इसका आंसर हो गया डिवीज़न का। ठीक है, ये नोट करें सब, और अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा क्वेश्चन है, ए बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। हमको बस की स्पीड पता करनी, और हमको दिया क्या है, एक बस y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 घंटे में। तो यहाँ पर देखो हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं ना, मैं यहाँ पर गिवन लिख लेता हूँ, मुझे क्या क्या दिया हुआ है। बस कवर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, y किलोमीटर, y किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है बस को y किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 5 आवर्स। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको बड़ा जनरल सा फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको याद रखना है। वी नो दैट, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। काइनेमेटिक्स का बहुत ही मशहूर फार्मूला है जो अगले साल फिजिक्स में आपको बहुत यूज़ होगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको बिल्कुल गोल्डन अक्षर में लिख के डब्बा बना के याद कर लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, स्पीड पूछा है, तो स्पीड निकालना है तो स्पीड को एक तरफ करो, टाइम को इधर भेज दो। टाइम इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए हमारे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, पुट कर देते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, y किलोमीटर, व्हाट इज टाइम, 5 आवर्स। सो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड कितनी हो गई,
देखिए कितनी हो गई, स्पीड इज y/5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। अब आगे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही टर्म है सिंगल, तो यही हमारा आंसर हो गया। नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ट्राई दिस, पेज नंबर 3 का। हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65x² स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, गार्डन रेक्टेंगल शेप का, और उसका एरिया हमको दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन बना के लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है, इसको मैं ए से डिनोट कर लेता हूँ एरिया को। ये है 65x² स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, ठीक। एंड द ब्रेथ ऑफ दैट गार्डन इज 5x मीटर। अगली चीज जो हमको दी हुई है, ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 5x मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। लेंथ कितना होगा गार्डन का। अब कैसे निकालेंगे, तो निकालना ऐसे है, देखो क्या है फिगर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 65x स्क्वायर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं मैं, ठीक। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसको हम लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज एरिया, और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो ब्रेथ की वैल्यू हमको दी हुई है, पुट कर देते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 5x मीटर, ये मीटर स्क्वायर। मुझे लेंथ निकालना है, ये ब्रेथ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको उधर भेजूंगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा ये, तो इधर बचेगा लेंथ इज इक्वल टू 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और ये 5x इधर डिवाइड में आ गया, 5x मीटर। तो यहाँ देखो 1 मीटर कैंसिल हो गया, 1 मीटर बचा, तो मीटर में आंसर आएगा। 5 का टेबल हमने पढ़ा, कितनी बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। एक x को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा, और 1 मीटर बचेगा ये। दिस इज व्हाट लेंथ। लेंथ ऑफ द गार्डन इज 13x मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करें, और इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करते हैं, ये नोट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 2x यूनिट। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पहले फिगर बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, उसके बाद फिर हम लोग गिवन नोट करेंगे। मान लो ये B पर राइट एंगल होता है, ठीक। अच्छा, अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2x यूनिट। ये है परपेंडिकुलर, ये आप जानते हैं, दिस इज बेस। तो बेस कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 2x यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या चीज़ है, जैसे हम किसी में नापते, सेंटीमीटर में नापते, मीटर में नापते, किलोमीटर में नापते, ये नाम हम नहीं यूज़ करें कि हम किस में नाप रहे हैं, तो यहाँ कोई ना कोई यूनिट तो बनती होगी ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो उसको छुपाने के लिए हमने यूनिट लिख दिया। ये कुछ भी होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, कुछ भी, अभी हमको क्लियर नहीं है इसलिए हमने यूनिट लिखा है। तो यूनिट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ये बेस दिया हुआ है, एंड इट्स एरिया इज़ 4x स्क्वायर प्लस 4। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया, एरिया समझ रहे हैं, इस ट्राइंगल के अंदर जितनी जगह आएगी वो एरिया कितना है, एरिया इज
4x स्क्वायर प्लस 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर है, ये हमको निकालना है। ठीक है, चलिए मैं इसको गिवन बना के नोट करता हूँ। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दिया हुआ है। ट्राइंगल का नाम भी मैंने लिख दिया है, तो लिख देता हूँ ABC। कितना दिया हुआ है, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर यूनिट होगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ यूनिट में है, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। चलो एरिया हो गया है ना। फिर हमको बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 2x यूनिट्स, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, हाइट को, ये हमको निकालना है। अच्छा, हमको क्या मालूम है, देखो एरिया आ गया, बेस आ गया, और परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या है, हाइट। हाइट को मैं यहाँ h लिख देता हूँ। तो कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, एरिया, बेस, हाइट। इन तीनों से मिलता जुलता कोई रिलेशन आपको याद है क्या, एरिया का? आंसर है हाँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, हाफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको दिया हुआ है, तो मैं एरिया के नीचे एरिया लिख देता हूँ। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4। हाफ। बेस कितना दिया हुआ है 2x, और हाइट को मैं h मान लेता हूँ, सो दिस इज h। तो मुझे h निकालना है। अब देखो ये 2 नीचे है, 2 ऊपर है, कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचा है। यहाँ x मल्टीप्लाइड बाय h, और यहाँ क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4। मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं हाइट को एक तरफ रखूँ, बाकी एक तरफ ले आऊँ, तो बाकी x बचा, x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x। ये x है भाई ना, x, और उधर क्या बचा h। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो अब अभी करते आ रहे हैं हम लोग। मैं h पहले लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू, x दोनों के नीचे है, अलग अलग लगा दें जैसे अभी हम कर रहे थे। 4x स्क्वायर के नीचे भी x लगा दिया, और 4 के नीचे भी x लगा दिया। यहाँ से देखो एक x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 4x, एक x बचेगा। ठीक, प्लस 4 अपॉन x, बस हो गया। दिस इज हाइट। ठीक है, आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, इतना लिख के भी छोड़ सकते हो। अब जैसे बेस यूनिट में था, तो हाइट भी यूनिट में आएगी। दिस इज यूनिट्स, इतना यूनिट। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। सो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके बाद अभी हमने डिवीज़न के मेथड डिस्कस किए, फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, हमने ट्राई दिस के चारों क्वेश्चन बना लिए डिवीज़न के बेसिस पर। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की जर्नी। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ऐसे बनाते बनाते चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो तब तक आप यहाँ तक अपना रिवाइज करिए, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।